हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एडू ऑफ ट्यूटोरियल्स पे। आज के लेक्चर में हम लोग जियोमेट्री का पार्ट शुरू कर रहे हैं। ठीक, अब जियोमेट्री की बात की जाए तो जियोमेट्री जो है एसएससी सीजीएल की बात की जाए तो एसएससी सीजीएल की प्री एग्जाम में 2 से 3 मार्क्स की आती है, और बात की जाए अगर मेंस की तो उसमें 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं जियोमेट्री। मतलब टोटल कितने क्वेश्चन हो जाते हैं? 15 क्वेश्चन हो जाते हैं। मतलब 15 मार्क्स की एसएससी सीजीएल में आती है। इसी प्रकार सीएचएसएल की बात की जाए तो 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक, तो हमको आज यही शुरू करना है। अब मैं बात करता हूं जियोमेट्री की। तो जियोमेट्री जो है कुल 4 चीजों पर निर्भर है: पॉइंट्स, लाइंस, सरफेस और सॉलिड्स। इन्हीं चार के मेजरमेंट और प्रॉपर्टीज पर बेस्ड है जियोमेट्री। ठीक, किन किन के? पॉइंट्स, लाइन, सरफेस और सॉलिड्स। इन्हीं 4 के मापन और इन्हीं 4 की प्रॉपर्टीज पर बेस्ड है जियोमेट्री। अब देखिए, मैं शुरू कर रहा हूं पॉइंट से, और आज सबसे पहली क्लास है। इसके आप पूरे अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, क्योंकि जियोमेट्री में अधिकतर क्या होता है, भाषा नहीं समझ में आती, और भाषा जब तक समझ नहीं आएगी हमारे से गणित आगे के नहीं बनेंगे। ठीक, तो अब मैं शुरू कर रहा हूं इसको। सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट या बिंदु की। अब पॉइंट या बिंदु क्या होता है? एक ऐसी आकृति जिसमें ना तो क्या हो, लंबाई हो, ना चौड़ाई हो, ना कोई ऊंचाई हो और ना ही कोई मोटाई हो। एक ऐसी आकृति क्या कहलाती है? बिंदु कहलाती है। इसको हम एक तरीके से क्या कह सकते हैं? जीरो डायमेंशन। क्या कह सकते हैं? जीरो डायमेंशन। ठीक, अब इसको वैसे तो इसकी कोई परिभाषा नहीं है, लेकिन हम ऐसे परिभाषित कर सकते हैं एक ऐसा वृत्त जिसकी त्रिज्या क्या है? शून्य है। शून्य क्या है? उसकी त्रिज्या है। एक ऐसा वृत्त जिसकी त्रिज्या शून्य है, वह क्या कहलाएगा? बिंदु कहलाएगा। ठीक, यह एक बिंदु है। इसी प्रकार मैं ये बनाऊंगा, यह भी एक क्या होगा? बिंदु। ठीक, इसी प्रकार अगर मैं कई बिंदुओं को बनाते जाऊं और इन बिंदुओं को मिलाने वाला जो लोकस है या जो पथ है, वही कहलाती हमारी रेखा या लाइन। आपको बात समझ में आई होगी अच्छे से कि कई बिंदुओं के मिलने वाले पथ को हम क्या कहते हैं? रेखा या लाइन। बात समझ में आई होगी अच्छे से। रेखा या लाइन को हम दोनों और कितना भी बढ़ा सकते हैं। ठीक, यहां पर बिंदु में एक पॉइंट और नोट कर लीजिएगा। केवल और केवल एक बिंदु से अनंत रेखाएं होकर गुजर सकती है। मतलब मैं इस प्रकार से अनंत रेखाएं एक ही बिंदु से गुजर सकता हूं। ये एक ही बिंदु पर, ठीक है। और अगर एक बिंदु से इस प्रकार से 3 रेखाएं जाती तो इन्हें कहते हैं संगामी रेखा। ठीक, अब देखिए जो टर्म्स है इनको लिखते चलना, इनको समझते चलना। ठीक, अब ये इनके नाम है, नाम अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक, कॉन्करेंट लाइंस भी कहते हैं इसको, हिंदी में कहते हैं संगामी रेखा। ठीक, आपको बात समझ में आ गई होगी अच्छे से। रेखा भी आपको पता चल गया होगा। अब मैं बात करता हूं रेखाखंड की या लाइन सेगमेंट की। दोनों भाषाओं में लेकर चलेंगे हम इसे। लाइन सेगमेंट की बात की जाए तो अगर मैं यहां पर इस रेखा का एक टुकड़ा ले लूं, जिसे देखो रेखा को दोनों ओर बढ़ाया जा सकता है। रेखाखंड एक रेखा का छोटा सा भाग होता है जिसकी लंबाई निश्चित होती है, तो वह क्या कहलाएगा? रेखाखंड। इसे किसी भी ओर नहीं बढ़ाया जा सकता, वह क्या कहलाएगा? रेखाखंड। आपको यह बात समझ में आ गई होगी अच्छे से। अगर मैं रेखाखंड क्लियर है तो अब मैं बात करता हूं किरण या रे की। किरण या रे की। अब किरण या रे क्या होती है? अगर मैं एक बिंदु निश्चित कर दूं और रेखा को दूसरी ओर कितना भी बढ़ाते जाऊं तो यह कहलाती है किरण या रे। आपको यह बात समझ में आई होगी। एक बिंदु निश्चित कर दिया और दूसरी ओर रेखा को कितना भी बढ़ा दिया जाए तो वह क्या कहलाएगी? किरण कहलाएगी। ठीक, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी अच्छे से। अब इसी प्रकार समझिएगा बात को अच्छे से। मैं अगर
दो किरणों को मिलाता हूं, ठीक, दो किरणों को मिलाता हूं तो जो आकृति बनती है इनके बीच उसे ही क्या कहते हैं, उसे ही हम कोण या एंगल कहते हैं, उसे ही हम एंगल या कोण कहते हैं, ठीक। या फिर इसे हम ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि अब दो रेखाओं के बीच जितना झुकाव या तिरछापन होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कोण कहते हैं। ये बात समझ में आ गई होगी आपको अच्छे से। अब हम कोण पे चर्चा करते हैं। देखिए अब यह अभी तक जो हम ये चीजें पढ़ रहे हैं ये हम क्या कर रहे हैं, जियोमेट्री में ये सब चीजें आई कहां से, वहां जा रहे हैं, उस ओर पहुंच रहे हैं, ठीक। अब कोण पे आ गए हैं। कोण आपको समझ में आ गया होगा कि दो रेखाओं के बीच जितना तिरछापन या झुकावपन होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। अच्छा, एंगल बना किससे, मैं बात करूंगा एंगल बना है दो रे से, दो किरणों से बना है, ठीक। अब बात करते हैं एंगल की, ठीक। अगर एंगल की बात की जाए तो यहां पर अब एक हम शब्द कह सकते हैं कि कोण के प्रकार, ठीक। अब कोण के प्रकार कैसे, अगर मैं बात करता हूं किसी दो रेखाओं के बीच अगर थीटा का मान, अगर थीटा का मान 90 से कम है, 90 डिग्री से कम है। अब यहां बात आती है 90 डिग्री की। 90 डिग्री क्या होता है तो इसको समझिए। अगर मैं ये चतुर्थांश से जो ट्रिग्नोमेट्री में हम जान चुके हैं, ठीक। अगर मैं यहां पर एक वृत्त खींचता हूं, ठीक, तो यह वृत्त कितने डिग्री का होगा, 360 डिग्री का, ये हम जानते हैं। और इस वृत्त को अगर मैं 360 बराबर भागों में बांटता हूं तो क्या निकल के आएगा, 1 डिग्री। ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि 360 डिग्री को 360 बराबर भागों में बांटेंगे तो 1 डिग्री निकल जाएगा। अब मैं बात करता हूं थीटा की, ठीक। अगर थीटा का मान 90 डिग्री से कम है, ठीक, या फिर ऐसा समझ लीजिए थीटा का मान 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच है, ठीक, तो इस प्रकार के एंगल को, इस प्रकार के कोण को हम क्या कहते हैं, न्यून कोण। क्या कहते हैं, न्यून कोण या एक्यूट एंगल। काफी अच्छा नाम है इंग्लिश में, न्यून कोण या एक्यूट एंगल, ठीक। अगर यही बात करूं मैं दूसरी, अगर थीटा का मान, अगर थीटा का मान क्या हो, 90 डिग्री, ठीक, थीटा का मान 90 डिग्री हो, मतलब कि इस प्रकार से कुछ एंगल बनेगा, ठीक। यह थीटा अगर 90 डिग्री है तो इस प्रकार के एंगल को कहते हैं हम, आप लोग जानते होंगे ट्रिग्नोमेट्री में हम सीख चुके हैं, क्या कहते हैं इसे, समकोण या राइट एंगल। देखिए अभी यह सब चीजें ऐसा लग रहा होगा कि हमारी पढ़ी हुई है, ठीक, लेकिन बेसिक जानना बहुत जरूरी है। शुरुआत से अगर कोई चीज को पढ़ेंगे तो काफी अच्छी से समझ में आएगा हमको बात। अगर हम बात करें अब थीटा का मान 90 से ज्यादा हो और 180 से कम हो, अगर थीटा का मान 90 से ज्यादा और 180 डिग्री से कम हो, मतलब थीटा का मान 90 और 180 के बीच हो, ठीक, तो इस प्रकार, अब देखिए कोण कैसा बन जाएगा, हमें पता है कि देखिए ये 90 डिग्री होता है, ठीक, मतलब इससे नीचे जाएंगे तो वो 90 से कम होगा, और अगर इसे इधर कर देंगे तो 90 से ज्यादा हो जाएगा, मतलब कि कोण किस प्रकार से बन जाएगा, इस प्रकार से। अगर थीटा का मान 90 और 180 के बीच है तो इस प्रकार के एंगल को हम कहते हैं अधिक कोण। क्या कहते हैं, अधिक कोण, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल। स्पेलिंग थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक, अधिक कोण या ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक। यहां तक बात क्लियर होगी आपको। अगर अब मैं बात करता हूं थीटा का मान क्या हो जाए, अगर एंगल रेखाओं के बीच 180 डिग्री का, 180 डिग्री का मतलब क्या होता है, सीधी रेखा, मतलब यहां पर कितने का बन रहा है, 180 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो इस प्रकार के एंगल को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट या सीधा कोण। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक। अब देखो ये ऐसा लग रहा होगा आपको ये क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक, जब क्वेश्चंस आएंगे ना वहां पर सीधे कहा जाता है अगर दो रेखाओं के बीच स्ट्रेट एंगल है, ठीक, तो हमें क्वेश्चन में अगर इस प्रकार की लाइन दे दी तो हमको समझ में आना चाहिए भैया थीटा का मान यहाँ पर कितना होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक। अगर अब मैं बात कर रहा हूं थीटा का मान 180 से अधिक और 360 से कम हो, मतलब कि थीटा का मान कितना हो, 180 और 360 के बीच हो, तो अब आकृति कुछ इस प्रकार से बनेगी, और यह एंगल क्या होगा, थीटा, जो कि कितना है, 180 और 360 के बीच। तो इस प्रकार के एंगल को हम नाम देंगे, इस प्रकार के एंगल को नाम देंगे रिफ्लेक्स एंगल, ठीक, ज्यामिति में दिया गया है रिफ्लेक्स एंगल, या हिंदी में कहते हैं इसे
वृहत कोण। क्या कहते हैं इसको हिंदी में? वृहत कोण। और कई जगह इसका नाम प्रतिवर्ती कोण भी दिया गया है, प्रतिवर्ती कोण। अभी मैं समझा रहा हूं, फिर इसके आखिरी में एक इमेज दे देंगे आपको, तो उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी तक बात समझ में आ गई होगी आपको। अब मैं बात करता हूं, यदि थीटा का मान कितना हो? 360 डिग्री हो, मतलब कि इस प्रकार से एंगल है। थीटा का मान कितना हो? 360 डिग्री। तो इस प्रकार के एंगल को, इस प्रकार के एंगल को जिसमें थीटा का मान 360 डिग्री है, क्या कहेंगे हम? कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल या संपूर्ण कोण। आपको ये 6 एंगल अच्छे से पता होने चाहिए। अब इसके ये 6 एंगल्स आपको स्क्रीन पे मिल जाएंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये तो हो गए कोण के प्रकार। अब बात करते हैं हम जो टर्म्स यूज होती है कोण से संबंधित, उन्हीं पे बात करेंगे अब हम। टर्म्स जो एंगल में यूज होती है। टाइटल थोड़ा सा अजीब सा हो गया, ठीक है, हमको जो जानना है मैं वो अच्छे से बताऊंगा। मैं यहां पर 2 चीजें लिखता हूं, एक लिखता हूं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और एक लिखता हूं सप्लीमेंट्री एंगल। अच्छा, हिंदी मीडियम वालों को लग रहा होगा ये तो कोई नई चीज बता रहा है। अच्छा, हिंदी में इसे कहते हैं पूरक कोण और इसे कहते हैं संपूरक कोण। अब थोड़ा सा दिमाग में क्लिक हुआ होगा, हम रटते आ रहे हैं इन चीजों को बहुत अच्छे से। अगर मैं बात करता हूं पूरक कोण की, तो यह क्या होता है यह पहले जान लीजिए अच्छे से। अगर मैं बात करता हूं 2 कोण है, एक अल्फा और एक बीटा, ठीक, क्या है? 2 कोण, एक अल्फा और एक बीटा, तो इनका योग, अगर इनका योग 90 डिग्री है, ठीक, अगर इनका योग 90 डिग्री है, तो इन दोनों कोणों को क्या कहा जाएगा? ये दोनों एक दूसरे के पूरक कोण है, ठीक। अल्फा और बीटा एक दूसरे के पूरक कोण। इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं, देखिए, अगर कोई 2 अलग अलग एंगल है, मतलब ये अल्फा हो गया, ठीक, और मैं अगर इस प्रकार से कह दूं ये बीटा हो गया, ठीक, तो अगर इन दोनों का योग यहां पर 90 डिग्री हो रहा है, तो यह दोनों जरूरी नहीं है एक साथ ही, अलग अलग होंगे, तब भी उन्हें हम क्या कहेंगे? पूरक कोण कहेंगे। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक। अब मैं बात करता हूं संपूरक कोण की, ठीक। तो संपूरक कोण भी भाई बस थोड़ा सा अंतर समझ लीजिए आप। मैं बात करता हूं अगर एक कोण अल्फा है, एक बीटा है, और अगर इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री हो रहा है, कितना हो रहा है? 180 डिग्री हो रहा है, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? संपूरक कोण। अब यहां भी जरूरी नहीं है कि एक ही उस पे हो, ठीक। अगर अलग अलग हो, मतलब इस प्रकार से समझ लीजिए ये अल्फा कोण है और ये बीटा कोण है, ठीक। तो अल्फा और बीटा का योग अगर अलग अलग भी हो रहा है 180, तो उन्हें क्या कहा जाएगा? संपूरक कोण। लेकिन यहां एक बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, अगर एक रेखा पर बने 2 कोणों का योग 180 डिग्री हो रहा है, तो इस वाले जो एंगल है, ठीक, ये वाली जो स्थिति है, इसमें इसे हम लीनियर पेयर एंगल भी कहेंगे, ठीक। कई बार ये टर्म आ जाती है, फिर हमको समझ नहीं आता, ठीक। 30 डिग्री का लीनियर पेयर एंगल क्या होता है? अब हिंदी में इसको बोलते हैं रेखीय युग्म कोण। हिंदी में क्या कहते हैं इसे? रेखीय युग्म कोण, ठीक। संपूरक कोण अगर एक ही रेखा पर बन रहे हैं, तो उन्हें रेखीय युग्म कोण भी कहते हैं। अब देखिए, अगर मैं अभी आपको पढ़ाया है, अब मैं पूछता हूं 2 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा? 2 डिग्री का पूरक कोण पूछा गया है। अब हमारे दिमाग में अभी तो आ जाएगा भैया, पूरक कोणों का योग 90 होता है, तो एक 2 डिग्री है तो दूसरा कितना हो जाएगा? 1-2 डिग्री है तो दूसरा कितना हो जाएगा? 88 डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक, अभी हमें समझ में आ रहा है कि अगर मैं बोलता हूं 2 डिग्री का संपूरक कोण क्या होगा, तो आप फट से बोल देंगे 2 डिग्री का संपूरक कोण कितना होगा? 178 डिग्री हो जाएगा। अभी समझ में आ रहा है, लेकिन जब एग्जाम हमारी 2-3 महीने बाद है और तब तक हम भूल जाते हैं, बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होते हैं पूरक और संपूरक में, ठीक। तो इन्हें याद करने का देखिए बहुत सीधा सिंपल तरीका है, ठीक। सीधा सिंपल तरीका क्या है? अब देखिएगा अच्छे से, याद करने का एक छोटा सा ट्रिक है, समझ लीजिए कि यहां पर हिंदी मीडियम वालों के लिए अगर लिखा है, देखिए
पूरक में कितने अक्षर है? 3 अक्षर है। कम अक्षर है तो इनके कोणों का योग कितना? 90 डिग्री। और संपूरक में 5 अक्षर है, ठीक, ज्यादा अक्षर तो इनके कोणों का योग ऑब्वियसली कितना होगा? ज्यादा होगा। हम ऐसे याद कर सकते हैं हिंदी मीडियम वाले। और अगर इंग्लिश वालों को करना है तो देखिए अल्फाबेट में सी पहले आता है, सी पहले आता है, इसलिए इनका योग कितना? 90 डिग्री। और एस बाद में आता है, एस अल्फाबेट में बाद में आता है, इसलिए इनका योग 180 डिग्री। ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक। यहीं पर एक चीज और जान लीजिए, ठीक। एक देखिए 2 टर्म्स हमने जान ली, पूरक और संपूरक। एक कोण होता है आसन्न कोण। अब आसन्न कोण क्या होता है, ठीक। अगर मैं बोलता हूं कि 2 रेखाएं इस प्रकार से बनाई, ठीक, एक निश्चित बिंदु, यहीं पर एक तीसरी रेखा बनाता हूं, ठीक, तो यह उभयनिष्ठ रेखा होगी, तो इसके ऊपर वाला कोण और नीचे वाला कोण, ये कोई सा अल्फा है, कोई सा बीटा है, ठीक। तो ये दोनों कोण को क्या कहा जाएगा? अल्फा और बीटा क्या है? आसन्न कोण है। आप समझोगे बात को। अगर कोई चतुर्भुज बना है तो ये दोनों भुजाएं हैं, अगर मैंने यहाँ एक विकर्ण खींच दिया तो ये वाले 2 कोण क्या कहलाएंगे? आसन्न कोण कहलाएंगे, ठीक। बस ये नाम ध्यान में रखिएगा, ठीक है। यहां तक आपको बहुत क्लियर हो गया होगा। अब यहां पर 2 चीजें और बताता हूं मैं आपको। वैसे तो आपको पता होगी, फिर भी जानना आवश्यक है, क्योंकि यह जियोमेट्री की प्रथम क्लास है, इसलिए मैं सब चीजें जो टर्म्स यूज होती है वो सब बता दूंगा, ठीक। अब मैं बात करता हूं, यदि मेरे पास लिखा है यहां पर समांतर रेखा और यहां लिखा है लंबवत रेखा। समांतर रेखा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइंस। और लंबवत रेखा को क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। ठीक। अब समांतर रेखा क्या होती है? ऐसी 2 रेखाएं, ऐसी 2 रेखाएं जिनको कितना भी आगे बढ़ा ले कभी ना मिले, ठीक, जिनमें कोई भी एक उभयनिष्ठ बिंदु ना हो, कोई भी एक कॉमन पॉइंट ना हो, ठीक, वह रेखाएं क्या कहलाएगी? समांतर रेखा। इसको ऐसे समझ लीजिए, एक नदी के 2 किनारे जो कभी नहीं मिल सकते, ठीक, वह क्या कहलाएगी? समांतर रेखा। इतनी बात क्लियर हो गई होगी आपको। अब यहां पर आपको इसमें एक पॉइंट ये समांतर रेखा क्लियर हो गई कि आपको कि 2 रेखाएं ऐसी जो कभी आगे जाके न मिले, लगभग समांतर हो, समांतर कहलाएगी, ठीक। अब इसमें एक पॉइंट ये याद रखिएगा, इनके बीच की जो लंबवत दूरी होती है वह हमेशा समान होती है। मतलब ये यहां से, इसको रेखा L1 कह दीजिए, इसको रेखा L2 कह दीजिए। अब मैं ये पॉइंट ए बी देता हूं और ये पॉइंट सी डी देता हूं और ये पॉइंट ई एफ देता हूं, तो ये दूरियां हमेशा बराबर होगी। ए बी बराबर होगा सी डी के और सी डी बराबर होगा ई एफ के। ये तीनों दूरियां हमेशा और हमेशा बराबर रहेगी। ये बात आपको समझ में आई होगी। एक बात और, अगर ये 2 रेखाएं समांतर है तो समांतर रेखाओं को दर्शाने का चिन्ह इस प्रकार से होता है, L1 समांतर है L2 पे। जहां पर ये साइन आएगा मतलब वह रेखाएं क्या है? दोनों रेखाएं क्या है? समांतर है, ठीक। अब बात करते हैं हम लंबवत रेखा की। अब लंबवत रेखाएं क्या होती है, ठीक। पहली बात, लंब की बात हो रही है, मतलब वहां 90 डिग्री होगा। मतलब अगर मैं बात करता हूँ, एक रेखा मेरे पास ए बी है, ठीक। अगर इस पे एक रेखा मेरे पास ए बी है, इस पर अगर कोई रेखा सी डी 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो यह सी डी और ए बी क्या हो गई? लंबवत रेखाएं हो गई, ठीक। अब इसे दर्शाने का चिन्ह होता है इस प्रकार से, सी डी जो है लंब है ए बी, क्या है? सी डी जो है लंब है ए बी पर, ये वाला साइन होता है लंबवत रेखा, ठीक। अब यहाँ पर एक बात और ध्यान में रखिए, अगर कोई लंब किसी रेखा को 2 बराबर भागों में बांटता है, किसी रेखा या रेखाखंड को 2 बराबर भागों में बांटता है, तो इस लंब को हम कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मतलब कि बाइसेक्टर मतलब क्या होता है? अर्धक। हिंदी में बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? लंबार्धक। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बात समझ में आई होगी आपको। अगर वह कोई लंब किसी रेखा या रेखाखंड को 2 बराबर भागों में बांटेगा तो उसे हम क्या कहेंगे? लंबार्धक, ठीक। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पर एक नोट आप याद कर लीजिए या लिख लीजिएगा, ठीक। अब ये नोट क्या है? देखिए, अगर मैं यहाँ बात करता हूं, अब ये लंब इस रेखा को 2 बराबर, ए बी को 2 बराबर भागों में बांट रहा है, ठीक, सी डी, ठीक। तो लंब पर स्थित कोई बिंदु मान लीजिए ई है, तो यह ई बिंदु ए और बिंदु बी से समान दूरी रखेगा। मतलब कि अगर यहां दूरी ए है तो यहां भी दूरी क्या होगी? ए होगी। इसको ऐसे समझ लीजिए कि ए ई
किसके बराबर होगा, ए ई जो दूरी है वो किसके बराबर होगी, बी ई के बराबर। ठीक, एक सीधा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसको याद कर लीजिए। अब देखिए कहां से आया ये जानना है तो बहुत सीधा सिंपल सा है। ठीक, अगर मैं बात करता हूँ ये लंब जो है हमारा लंबार्धक जो है इसको मैं नाम दे देता हूँ ए। ठीक, अब ये जो रेखा या रेखाखंड है इसको दो बराबर भागों में बांट रहा है, तो मैं कह देता हूँ यहाँ पर इसको बी मान लेता हूँ, तो ये भी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों बराबर है। अब मैं बात करता हूँ इसकी, ये वाला ए ई निकालना है मुझे, तो देखिए यहाँ पर क्या बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है कि नहीं, ये लंब है मतलब यहाँ 90 डिग्री होगा। अब कर्ण निकालना तो पाइथागोरस प्रमेय पता होना चाहिए। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर, ये कर्ण है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, जो कि ट्रिग्नोमेट्री में हम जान चुके हैं। इस हिसाब से कर्ण क्या निकल जाएगा हमारा, रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसे ही अगर मुझे यहाँ पर निकालना है बी ई का मान, तो यहाँ पर भी देखो ये ए है ये बी है, और कर्ण निकालना है तो वह क्या निकल के आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी। अगर इस लंब को मैं ऊपर बढ़ाता हूँ और कोई बिंदु एफ लेता हूं, तो उस एफ की दूरी भी ए से जितनी होगी उतनी ही बी से भी होगी। ठीक, मतलब कि ए एफ इज इक्वल टू बी क्या हो जाएगा, ए एफ इज इक्वल टू बी एफ हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी आपको बहुत अच्छे से। ठीक, अब यहां पर जैसे ही हमने लंबार्धक पढ़ा वैसे ही हम कोणार्धक भी पढ़ लेते हैं। ठीक, आपको समांतर रेखा और लंबवत रेखा दोनों क्लियर हो गई होगी। ठीक, और इनकी प्रॉपर्टीज भी अच्छे से जान लेना, साइन भी ध्यान में रखना हमेशा। जिन्हें ये पता है उनके लिए आगे बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं, बस थोड़ा सा आप बने रहे। ठीक, अब देखिएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको, कोणार्धक या एंगल बाइसेक्टर। अब एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, देखो सीधी सिंपल सी बात है, कोई कोण है, कोई कोण थीटा है, अगर कोई रेखा इस थीटा को बिल्कुल दो बराबर भागों अल्फा और बीटा में बांटती है। ठीक, मतलब कि अल्फा और बीटा का योग करने पे क्या आ रहा है, अगर ये थीटा इन दोनों का योग है और ये दोनों कोण जो है बराबर है, तो यह जो रेखा है यह रेखा क्या कहलाएगी, कोणार्धक कहलाएगी। क्या कहलाएगी, कोणार्धक या एंगल बाइसेक्टर कहलाएगी। आपको बात समझ में आ गई होगी अच्छे से। ठीक, बहुत सीधी सिंपल सी बात है, किसी कोण को कोई रेखा दो बराबर भागों में बांट दे वह कोणार्धक कहलाएगी। अब इसी में एक चीज और नोट कर लीजिए आप, ये काम की है बहुत, किसी कोणार्धक पे स्थित दो बिंदु, अगर मैं कहता हूं इसे ओ नाम दे दिए, अगर मैं कोणार्धक पर एक बिंदु लेता हूं ए, ठीक, एक बिंदु क्या ले लिया ए, ठीक, और इस बिंदु को यहां पर मिलाया जो 90 डिग्री बना रहा है, ठीक, और इस बिंदु को मैं कह देता हूं पी, और ऐसे ही यहां पर भी एक 90 डिग्री बनाता हूं और इस बिंदु को कह देता हूं क्यू। तो यह बात याद रखिएगा कि जो ए पी होगा वह बराबर होगा ए क्यू के। किसके बराबर होगा, ए पी जो होगा ए क्यू के बराबर होगा। मतलब कोणार्धक पर स्थित कोई बिंदु भुजाओं से समान दूरी रखता है। ठीक, अगर मैं कोई बिंदु बी ले लेता हूं यहां पर, ठीक, और यहां पर एक 90 डिग्री बनाता हूं, ठीक, इसको आर नाम दे देता हूं और इसी प्रकार यहां 90 डिग्री दे देता हूं और इसका नाम एस बोल देता हूं, तो बी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी एस। देखिए अब मैं जो जो चीजें हैं इनसे रिलेटेड वो सब बताते चल रहा हूं, तो आपको नोट करते चलनी है। ठीक है, आपको ये ध्यान में आ गया होगा। अब हमारे पास कोणार्धक भी हो गया है। ठीक, अब बात करते हैं हम, ठीक, यहां तक क्लियर हो गया होगा। ठीक, अब देखिए जो मेन काम की चीजें शुरू होती है अब से मैं बात करता हूं, हमें पता होना चाहिए प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती है। प्रतिच्छेदी रेखा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटरसेक्ट लाइंस। प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती है, ऐसी दो रेखाएं जो आपस में प्रतिच्छेद कर रही हो क्या कहलाएगी, प्रतिच्छेद रेखाएं कहलाएगी। अब देखिए इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो आपको पता होनी चाहिए। अगर ये एंगल थीटा है, ठीक, अगर ये एंगल थीटा है तो इसके सामने वाला, इसके सर के सामने वाला जो कोण होगा वह भी थीटा होगा, और इस कोण को कहते हैं हम शीर्षाभिमुख कोण। क्या कहते हैं, देखिए बहुत काम की चीज है, शीर्षाभिमुख कोण आपको ध्यान में रहना चाहिए। शीर्षाभिमुख कोण, ठीक, इतनी बात क्लियर होगी आपको। शीर्षाभिमुख कोण, ठीक, आमने सामने के कोण आपस में बराबर होते हैं। इसी प्रकार ये वाला कोण और ये वाला कोण भी बराबर होंगे। इसे मैं अगर अल्फा कहता हूं तो ये भी क्या होगा, अल्फा होगा। अब वही बात आ जाती है कि अल्फा ही क्यों होगा, ये दोनों बराबर ही क्यों होंगे, तो उसको देख लेते हैं हम, क्यों बराबर होंगे उस पर चर्चा कर लेते हैं। समझिएगा बात को अच्छे से।
अगर मैं ये कोण थीटा कहता हूं तो हमें पता है एक रेखा पर कितना डिग्री बन सकता है, 180 डिग्री बन सकता है। तो अब ये रेखा पे ध्यान दीजिएगा, ये वाली रेखा पे, रेखा L1, ठीक, L1 पे बात करते हैं हम। तो अगर L1 की बात की जाए, ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा होगा कि नहीं होगा, इतनी बात क्लियर है, ठीक। अगर ये 10 डिग्री है तो कितना होगा, 170 डिग्री होगा। अगर ये 20 डिग्री है तो 160 डिग्री होगा। ऐसे ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, 180 माइनस थीटा हो जाएगा कि नहीं। अब देखिए ये वाली रेखा की बात करें, ये वाली रेखा की बात की जाए L2 की, अब ये वाली पे भी देखिए ये वाला एंगल की बात की जाए तो टोटल कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। अब ये 180 माइनस थीटा है तो इतना कितना होगा, थीटा, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने पे 180 आना चाहिए। अब देखिए यहां से पता चला ये वाला थीटा था तो ये वाला थीटा हुआ कि नहीं हुआ। ऐसे ही इस रेखा की बात करूंगा, ठीक। अब ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला क्या हो जाएगा, 180 माइनस थीटा होगा कि नहीं होगा। मतलब शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं, ये बात समझ में आई होगी। और शीर्षाभिमुख कोण को इंग्लिश में कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। थोड़ा सा देख लेना इंग्लिश में, वैसे तो सही लिखा है मैंने, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा बराबर होते हैं, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब मैंने समांतर रेखा में एक चीज बताना आपको छोड़ दिया था, उसको और देख लीजिए आप। समांतर रेखा में एक कॉन्सेप्ट बताना था मुझे कि अगर किसी रेखा या रेखाखंड पर दो रेखाएं इस प्रकार से, एक रेखा समांतर है, वह x डिग्री का कोण बना रही है, और एक और रेखा है, ठीक है, अगर ये रेखा की ये समांतर रेखा है तो यह भी कितने डिग्री का बनाएगी, x डिग्री का ही कोण बनाएगी। इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, जिन पे हैशटैग लगाया है वो चीजें आपको अच्छे से याद रखनी है। और हैशटैग इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि ये बातें हम भूल जाते हैं और हमें भूलना नहीं है इन बातों को, इसलिए हैशटैग लगाते जा रहा हूं, ठीक। तो ये x डिग्री है तो ये वाला भी x डिग्री होगा। किस स्थिति में, जब ये दोनों क्या है, समांतर रेखा है। इसका उल्टा भी यही, अगर दो रेखाओं के किसी एक रेखाखंड पर समान कोण है तो वह रेखाएं भी जो हैं, ये जो मैं बोल रहा हूं, ये वाली रेखाएं क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी, ठीक। अगर समांतर रेखाएं तो कोण बराबर हो गया, अगर कोण बराबर है तो वो रेखाएं क्या होगी, समांतर होगी। ये आप बात समांतर रेखाओं के पॉइंट में नोट कर लीजिएगा, वहीं पर ऐड कर लीजिएगा, ठीक। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक। हमने प्रतिच्छेदी रेखाएं देख लिया, शीर्षाभिमुख कोण आपको समझ में आ गया होगा। अच्छे से ध्यान में रखिएगा, अगर दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो उनके सर के सामने वाले कोण हमेशा बराबर होंगे, ठीक। ऐसे आप याद कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूं तिर्यक रेखा की, ट्रांसवर्सल लाइन ऐसा कुछ बोलते हैं इसको, ठीक। अब तिर्यक रेखा क्या होती है, अगर कोई एक रेखा किन्हीं दो रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर काटती है, ठीक, तो वह रेखा क्या कहलाएगी, तिर्यक रेखा कहलाएगी। अब तिर्यक रेखा से कुल कितने कोण बन सकते हैं, यहां पर कुल कितने कोण बन सकते हैं, ठीक, वह आपको इमेज आपको आपके बोर्ड पे मिल जाएगी, ठीक। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, मैं उन्हें समझाते चलूंगा, ठीक। आपको ये बात समझ में आ रही होगी, ठीक। इसे मैं एंगल 1 दे देता हूं, इसे 2, इसे 1, इसे 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ठीक। अब इनके नंबर के अनुसार इमेज में आपको लिख दिया गया होगा, आप वह इमेज को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखते हैं इन एंगल्स में कितने एंगल, कौन से एंगल समान होते हैं, कौन सा अधिकतर यूज होते हैं, उनके बारे में हम जानेंगे, ठीक। आपको अब देखिएगा अच्छे से, ठीक। ये बहुत काम की चीज है, और पूरी अगर बात की जाए लाइन एंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस की तो वह बस इसी पर निर्भर करते हैं, ठीक, अधिकतर। अब देखिएगा अच्छे से, अगर मैं दो रेखाएं समांतर लेता हूं, पहली बात तो दो रेखाएं समांतर होनी चाहिए, नहीं तो देखिए जिन्हें पता है, अब मैं बोलूं शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, ठीक, शीर्षाभिमुख कोण 2 और 4 बराबर होते हैं, ठीक। अब किसी को पता हो जैसे एकांतर कोण भी बराबर होते हैं तो 2 और 5 सीधे बराबर लगा देगा बिना देखे। लेकिन हमें पहले ये जानना जरूरी कि ये दोनों रेखाएं समांतर है कि नहीं। अगर ये दोनों रेखाएं समांतर नहीं है तो कोई भी एंगल अपने आप में बराबर नहीं होगा किसी एंगल से, ठीक है। अगर दो रेखाएं समांतर लेता हूं, अब समझिएगा बात को अच्छे से, सबसे इंपॉर्टेंट जो भाग है इस वीडियो का ये अब है, ठीक। मैंने दो रेखाएं ली, ठीक, इसको कोई तिर्यक रेखा इस प्रकार से काट रही है, ठीक है। अब देखिएगा, इसको समझिएगा अच्छे से। मैं अगर ये कोण अल्फा कहता हूं, ठीक, ये एंगल अगर मैंने अल्फा कहा तो हमें ये पता है, अभी मैंने समांतर रेखा में बताया कि दो रेखाएं समांतर है, दो रेखाएं क्या है, समांतर। अभी बताया था मैंने, ये x डिग्री है और अगर ये रेखा समांतर है तो यह भी क्या होगा, x डिग्री होगा कि नहीं होगा। मतलब अगर ये अल्फा है तो देखिए ये एक रेखा उसे काट रही है, ठीक, और ये दोनों रेखा समांतर है, मतलब यह भी क्या हो जाएगा,
अल्फा हो जाएगा। बात समझ में आई होगी आपको अच्छे से, ठीक। अगर ये बात समझ में आ गई तो हमें ये पता है एक रेखा पर बने कोण का योग 180 डिग्री होता है इस प्रकार से, ये हमें पता है। मतलब अगर ये अल्फा है, ठीक, तो ये वाला कितना होगा, अरे 180 माइनस अल्फा हो जाएगा कि नहीं, ठीक। इसी प्रकार से ये अल्फा है तो ये भी क्या हो जाएगा, 180 माइनस अल्फा हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है क्या अच्छे से। अब ये 180 माइनस अल्फा, तो ये वाला कितना हो जाएगा, क्योंकि एक रेखा पर तो 180 बन सकता है, तो ये वाला भी क्या हो गया, अल्फा हो गया, ठीक। अब ये अल्फा हो गया तो ये वाला क्या हो जाएगा, फिर वही 180 माइनस अल्फा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब ऐसे ही यहां पर भी ये 180 माइनस अल्फा है, एक रेखा पर 180 डिग्री कोण बन सकता है, तो ये 180 माइनस अल्फा, तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा। ऐसे ही ये वाला क्या निकल जाएगा, 180 माइनस अल्फा। इतनी बात क्लियर है क्या। अब देखिए मैं इसे नंबर दे रहा हूं वापस जो हमने यहां पर दिए थे, ठीक। मैं कहता हूं ये 1 2 3, जिससे चल रहा है उसी से चलते हैं, 3 4 5 6 7 और 8, ठीक। अब इनसे कितने एंगल्स बन सकते हैं उसकी इमेज तो आपने देख ही ली होगी। अब देखते हैं कि कौन कौन से एंगल कहां कहां से बराबर होते हैं और उनके नाम क्या क्या होते हैं, ठीक। आपको अभी तक देखिए, अब यहां से समझिएगा बात को अच्छे से। मैंने कहा था एंगल 1 को देखिए ये अल्फा, और एंगल 5 को देखिए ये भी अल्फा, ठीक। मतलब देखिए ये तिर्यक रेखा के एक साइड के जो ऊपर ऊपर के एंगल है, मतलब ये भी अल्फा है तो ये भी अल्फा बराबर है। ऐसे ही नीचे वाले एंगल भी 180 माइनस अल्फा और 180 माइनस अल्फा बराबर है। मतलब कि कोण 1 और कोण 5 क्या है, बराबर, ठीक। कोण 1 और कोण 5 क्या है, बराबर। इसी प्रकार से नीचे वाले कोण 4, ये जो कोण 4 है वो नीचे वाला कोण 8, यह भी क्या है, बराबर है। तो इन एंगल्स को, ठीक, इसी प्रकार से देखिए रेखा के उस ओर देखा था, इसी प्रकार इस ओर देखिए। ऊपर वाला एंगल कौन सा, कोण 2, कोण सेकंड, और ये 180 माइनस अल्फा। देखिए इधर ये वाला कोण कौन सा है, कोण छठवा, ठीक। कोण छठवा भी क्या है, 180 माइनस अल्फा। एक रेखा के एक साइड के ऊपर वाले और नीचे वाले एंगल्स बराबर होते हैं, ठीक। अब यहां पर देखिए 2 और छठवा बराबर है। इसी प्रकार नीचे वाले देखिए कोण 3 और कोण 7, यह भी क्या है, बराबर है। और इन एंगल्स को नाम देते हैं हम लोग संगत कोण। क्या कहते हैं, संगत कोण, और इंग्लिश में कहते हैं इन्हें करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक, आपको ये बात समझ में आ गई होगी करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं। इसमें एक बार और अच्छे से सबको समझा दूंगा, लेकिन आपको इससे समझना आवश्यक है कि ये कहां से आ रहे हैं, ठीक। करस्पॉन्डिंग एंगल आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अब मैं बात करता हूं एकांतर कोण की या अल्टरनेटिव कोण की। अल्टरनेटिव एंगल या एकांतर कोण, ठीक। अब एकांतर कोण कौन कौन से होते हैं, देखिए यहां पर ये अगर मैं बात करता हूं ये कोण 3 की और कोण 5 की, ठीक। तो कोण 3 देखिए अल्फा है और कोण 5 भी क्या है, अल्फा, ठीक। एक रेखा पर देखिए, इसको समझने का तो अच्छा तरीका है कि कहीं भी अगर z बनता दिखे तो वह दो इस प्रकार के कोण क्या होंगे, एकांतर कोण होंगे और वो बराबर होंगे, ठीक। यहां पर जैसे दिख रहे हैं कोण 3 और कोण 5 दिख रहा है जो कि बराबर है, कोण 3 कोण 5 दिख रहा है। वैसे कोण 4 और कोण 6 दिख रहा है, यह भी क्या है, बराबर है। और इन्हें क्या कहते हैं, एकांतर कोण या अल्टरनेटिव कोण कहते हैं। आपको बात समझ में आई होगी अच्छे से। बस आपको यह याद रखना है कि जहां z बनेगा, ठीक, वह दोनों रिवर्सिबल कोण बराबर होंगे, मतलब इस टाइप के, ये वाला और ये वाला कोण जहां z बने, ठीक। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। बस अब एक और एंगल है जो हमें पढ़ना है, ठीक। वह होता है अंतः कोण या इंटीरियर एंगल। ठीक, इंटीरियर एंगल की बात करें तो यहां पर देखिएगा ये जो कोण 4 है और कोण 5 है, ठीक। इसको देखिएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे 180 माइनस अल्फा में अल्फा जोड़ेंगे तो अल्फा से अल्फा कैंसिल होगा, क्या आ जाएगा, उनका योग 180। मतलब जो ये अंदर के अंतः कोण होते हैं इनका योग 180 डिग्री होता है। मतलब कि कोण 4 और कोण 5, ठीक, इन दोनों का योग 180 डिग्री।
इसी प्रकार से कोण 3 और कोण 6 भी 180 डिग्री होंगे। योग आप करके देख लीजिए, आपको ये बात अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक, अभी इसको देखिए, अभी तो हमने समझा है इसको, ठीक, और देख लेते हैं एक बार। मैं आपको बस सीधा सीधा जो याद करना है वो बता देता हूं। आपको ये सभी एंगल्स समझ में आ गए होंगे अच्छे से। अगर अभी भी कोई दिक्कत आ रही है तो आपको इमेज एक दे दे रहा हूं, उससे अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर जियोमेट्री पढ़ना है तो यह सब चीजें आपको ध्यान देनी चाहिए। आप किसी भी टीचर से पढ़े, आपको ये सब चीजें पता होना जरूरी है। ठीक है, अब इसके आगे एक चीज और ध्यान में रखिएगा। एक चीज यहां पर ये है, अगर 3 रेखाएं समांतर, एक कॉन्सेप्ट और ध्यान में रख लीजिए। ठीक, इसके आगे जितने भी होंगे सब क्वेश्चंस में देखेंगे। इस वीडियो में जितने भी चीजें पढ़ी है उसके क्वेश्चंस हम अगली वीडियो में देखेंगे। ठीक, अगर मैं यहां पर एक बात करूं कि 3 रेखाएं समांतर है इस प्रकार से, उनसे कोई रेखा इस प्रकार से काट रही है, 2 रेखाएं इस प्रकार से काट रही हैं। ठीक, अगर मैं इसे P, Q और R नाम देता हूं और इसे S, T, U नाम देता हूं, ठीक है, तो यहां पर एक बात आप ध्यान में रखिए कि ये जो PQ लंबाई है और जो ये QR लंबाई है, इनका रेशो ST और TU के रेशो के बराबर होगा। इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक, अब 2 रेखाएं बताई थी तो 3 रेखाओं वाला भी पता होना चाहिए आपको। ठीक, अब ये कहां से आया है, ये इसको सिद्ध करने के लिए हम अगली वीडियो देखेंगे, या फिर आपको सिद्ध करवाना है तो कमेंट कीजिएगा। ठीक, अब इसी में अब 2 एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम। ठीक, अगर देखिए एक सीधा सिंपल क्वेश्चन अगर मुझे देखना है, मैं कहता हूं अगर ये PQ 5 दिया है, ST 10 दिया है, ठीक, और यहां पर QR का मान 3 है, तो मुझसे TU का मान पूछा है, TU का मान पूछ लिया। ठीक, TU की लंबाई पूछ ली तो हम कैसे निकालेंगे? एक तो ये है कि हम मान रखें यहाँ पर 5, ठीक, 3, 10 और लिख दिया x, तो ये 2 कटेगा और 3 दूनी 6 x का मान आ जाएगा। या फिर देखिए ये 5 का डबल हो रहा है, यहाँ पे 3 का डबल 6 आंसर आ जाएगा। ठीक, ऐसे सीधे सिंपल क्वेश्चंस इन कॉन्सेप्ट्स पे बनते हैं। देखो जियोमेट्री में कॉन्सेप्ट्स कम है, लेकिन हम लोगों ने अभी तक पढ़ा नहीं है तो हमें ऐसा लगता है बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक, अब इसमें जैसे एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ। ठीक, अब क्वेश्चन को देखिएगा, करने का तरीका देखिएगा। ठीक, किस प्रकार से, वैसे तो क्वेश्चंस अगली क्लास में करवाने हैं, लेकिन देख लीजिए। अच्छा, यहाँ पर एक बात और देखिएगा, जब मैंने शीर्षाभिमुख कोण बताया था तो उन्हें करस्पॉन्डिंग एंगल बता दिया था। शीर्षाभिमुख कोण को वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं। ठीक, शीर्षाभिमुख कोण को वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं। ठीक, अब देखिए एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, उसमें चर्चा कीजिएगा आप। देखिए हम देखते हैं इसको। अगर मैं कहता हूं यहां पर इसको नाम दे दीजिए PQR, यहां पर एक रेखा खींच दी MN, एक रेखा खींच दी MN, ठीक, और यहां पर एक रेखा खींच दी AB, और क्वेश्चन में दिया गया है कि जो MN है वो लंबवत है AB के, MN लंबवत है AB के। ठीक, और यहां पर जो कोण दिया है, कोण M का मान दिया है 6x, और कोण M का मान 6x दिया है, और कोण A का मान दिया है 4x, और यहां पर कोण PQR का मान क्वेश्चन में दिया गया है 130 डिग्री, और हमसे क्वेश्चन में पूछा गया x का मान। ठीक, क्वेश्चन आपको समझ में आया अच्छे से? देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है कि PQR एक कोण है जिसका मान 130 डिग्री है। फिर भुजा या रेखाखंड PQ पर एक लाइन खींचिए MN, जिसमें कोण M का मान कितना है 6x। इसी प्रकार भुजा QR पे एक रेखा खींची गई है AB, जिसमें कोण A का मान है 4x, और हमसे पूछा गया है कि x का मान कितना होगा। ठीक, अब देखिए यहां पर हमको क्या अप्रोच लगानी है। सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए कि क्वेश्चन में हमसे दिया गया ये दोनों रेखाएं समांतर है, तो मैं इन दोनों को रिलेट करने के लिए एक रेखा और यहाँ पर अपने हिसाब से इनके समांतर खींच लूंगा। ठीक, मान लीजिए मैंने QO रेखा खींच ली। अब QO रेखा खींची है तो अब ये दोनों रेखाएं क्या है, समांतर है, और दोनों रेखाएं समांतर है तो समांतर रेखा की भी उसमें बताया था कि अगर ये कोण क्वेश्चन में 4x दिया है तो ये वाला भी कोण क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। समांतर रेखा में बताया था कि नहीं, अगर ये x डिग्री है तो ये वाला भी क्या होगा, x डिग्री होगा।
इसी प्रकार से ये रेखा, अब देखिए ये दोनों समांतर है तो ये दोनों भी समांतर, चित्र में थोड़ी सी बननी दिख रही है लेकिन वे दोनों क्या है, समांतर हमने मानी है। ठीक, तो ये अगर क्वेश्चन में 6x दिया है तो ये यहाँ पर देखिए वही एक रेखा पर दो कोण अगर जो समांतर है, ये 6x है तो ये भी क्या हो जाएगा 6x, मतलब 10x का मान कितना है क्वेश्चन में 130 डिग्री, तो x का मान कितना आ जाएगा 13 डिग्री। क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 13 डिग्री। आपको बात समझ में आई होगी। अब एक क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए दे रहा हूं, आप कीजिएगा इसको और आंसर कमेंट कीजिएगा। अब क्वेश्चन देख लीजिए आप अच्छे से। अगर हमें ये एंगल 99 डिग्री दिया गया है और ये एंगल 111 डिग्री दिया गया है तो हमसे ये वाला कोण पूछा गया। ठीक, तो आपको ये क्वेश्चन करके बताना है। ठीक, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। इसी के साथ हम ये क्लास को समाप्त करते हैं। आप लोगों को क्लास बहुत पसंद आई हो तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक, क्योंकि हमें इस हफ्ते में 1000 सब्सक्राइबर करने हैं। ठीक है, जय भारत।